बिजली की हर कड़कड़ाहट के साथ गांव के किनारे बनी पुरानी टपरी का टिन का शेड ऐसे कांपता था मानो कोई अदृश्य हाथ उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। भाई कमल, तूने अपनी पूरी जिंदगी में मई के महीने में ऐसा प्रलय देखा है क्या? ये बेमौसम की बरसात नहीं, किसी बड़ी बर्बादी का इशारा लग रही है। सच कहूं राजेश भाई, तो मेरा जी बहुत बुरी तरह बैठा जा रहा है। ये सन्नाटा और ऊपर से बादलों की ये दहाड़, पक्का आज रात कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अरे यार कमल, तेरी तो फितरत ही डरपोक वाली है। अरे भाई, इस झमाझम गिरती बारिश का आनंद ले। देख मिट्टी से कैसी लाजवाब महक उठ रही है। तुझे ये मिट्टी की खुशबू लग रही है, मुझे तो इसमें से मौत की गंध आ रही है। देख तो सही, ऊपर बिजली कैसे चमक रही है, जैसे कोई दानव ऊपर बैठा चीख रहा हो। तू तो बस हर वक्त बर्बादी की माला जपता रहता है भाई। चुपचाप शांति से बैठ और इस कड़क चाय का मजा ले। फालतू की बातें सोचना बंद कर दे। नहीं राजेश, कमल की बात को इतना भी हल्के में मत ले। कल जब मैं शहर के बस अड्डे पर था तो वहाँ बड़ी चर्चा थी कि ये बारिश कुदरत का खेल नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता है तू विकास? शहर वाले भला ऐसी अजीब बातें क्यों करेंगे? ये तो मौसम की करवट है, इसमें क्या साजिश हो सकती है? कह रहे थे कि बड़ी बड़ी दवा कंपनियों ने आसमान में कोई जहरीली दवा मिला दी है। वो चाहते हैं कि हम जैसे लोग बीमार पड़ें और उनके अस्पताल के बिस्तर भर जाएं। ओ भाई, अगर ये सच है तो हम आम आदमी तो उनके लिए सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया है। ये दुनिया बहुत बेरहम होती जा रही है, किसी पर भरोसा नहीं रहा। साजिश है या नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। पर हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब बिना मौसम के ऐसा कहर बरसता है तो पुरानी बुरी बलाएं अपनी नींद से जाग जाती हैं। लो भाई, अब विकास भी कमल की भूतों वाली टोली में शामिल हो गया। अब क्या वो भटकती रूहें यहाँ हमारी टपरी पर आकर उधार की चाय पियेंगी? हंसी में मत उड़ा राजेश। कहते हैं ऐसी काली रातों में पाताल के रास्ते खुल जाते हैं और रूहें किसी जिंदा वजूद की तलाश में इंसानी बस्तियों का रुख करती हैं। खौफ खाना बंद कैसे करूं? वैसे यार, आज दीनानाथ काका कहीं दिखाई नहीं दिए। हर रात तो इसी वक्त उनकी लाठी की खटखट सुनाई दे जाती थी। अरे भाई, ऐसी आफत की बारिश में काका घर से निकलेंगे भला? बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, अब उनका शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता होगा। पर मानना पड़ेगा भाई, आज काका के बिना ये महफिल बिल्कुल बेजान लग रही है। वो होते तो इस डरावने मंजर पर कोई ऐसा किस्सा सुनाते कि हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। तभी बारिश की धुंध के बीच एक मध्यम सी रोशनी हिलती हुई नजर आई, जो धीरे धीरे टपरी की तरफ बढ़ रही थी। एक हाथ में जगह जगह से फटा हुआ काला छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली भारी लोहे की टॉर्च लिए दीनानाथ काका चले आ रहे थे। अरे देखो, वो रहे काका। लेकिन उनकी चाल में आज एक अजीब सी तेजी क्यों है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं बेटा। ये रास्ता आज इतना लंबा क्यों लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो सांस ही अटक गई थी रास्ते में। अरे काका, आप कहाँ रह गए थे? हम सब तो आपकी ही राह देख रहे थे। इतनी आफत की बारिश में आपको घर से निकलने की क्या जरूरत थी? क्या बताऊं बेटा, खेत पर गया था। फसल पूरी पक चुकी है और बस कटाई की ही देरी है, पर मन इतना घबराया हुआ है कि घर में चैन ही नहीं मिल रहा। काका, फसल तो ठीक है ना, लेकिन आप इतनी रात को खेत पर क्या देख रहे थे? वहां तो इस वक्त सिर्फ अंधेरा और कीचड़ ही होगा। डर लगता है बेटा कि कोई वहां गलती से जलती सिगरेट या माचिस की तीली ना फेंक दे। अगर जरा सी चिंगारी भी लगी तो मेरी साल भर की मेहनत राख हो जाएगी। सच कह रहे हो काका, आजकल के लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। सूखी फसल में आग किसी भी बिजली से ज्यादा तेज फैलती है, पूरा साल बर्बाद हो सकता है। और अब ये बेमौसम बारिश भी तो डरा रही है। आग से बच भी गए तो डर है कि कहीं ओले ना पड़ जाए। अगर ओले गिरे तो गेहूं की बालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी बेटा। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो साक्षात तबाही है जो आसमान से बरस रही है। काका, जो होना है वो तो होगा ही, उस पर हमारा जोर नहीं है। अब आप आ गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दीजिए। हाँ काका,
आज का मौसम तो एकदम कहानियों वाला है। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। कहानी सुननी है, पर एक बात गांठ बांध लो, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की कहानी नहीं है। ये वो सच है जो मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। मतलब ये सब आपके साथ असल में हुआ है? पर कब? आपने तो हमें आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था काका। ठीक 40 साल पहले मई की ऐसी ही मनहूस और काली रात थी। उस रात ने मुझे बता दिया कि जिसे हम देख नहीं सकते वो भी इस दुनिया में वजूद रखता है। हमें सुनाइए काका, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। 40 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको आज तक डरा कर रखा है? तब मैं तुम्हारी ही उम्र का रहा होगा। शरीर में फौलाद जैसी ताकत थी और मन में किसी भी बला का कोई डर नहीं था। उन दिनों बैलगाड़ियों का जमाना हुआ करता था। 40 साल पहले की उस रात युवा दीनानाथ शहर की मंडी से अपना अनाज बेचकर सामान लादकर गांव की ओर लौट रहे थे। दूर चल मेरे शेरों, बस थोड़ा सा ही रास्ता और बचा है। एक बार घर पहुंच गए तो तुम्हें भी आराम मिलेगा और मुझे भी चैन की नींद आएगी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था बेटा। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और कंटीली झाड़ियां थीं। तभी पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे मुझे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इतनी रात को ये बाबा यहां अकेले क्या कर रहे हैं? और ये हिलडुल क्यों नहीं रहे, जैसे कोई पत्थर की मूरत खड़ी हो? उसका चेहरा मोम की तरह पीला और बिल्कुल बेजान था। वो मुझे बस घूर रहा था और उसकी आंखों में काली पुतलियां नहीं बल्कि सिर्फ सफेद खालीपन था। शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा है, पर इसकी नजरें तो सीधे मेरी रूह के पार देख रही हैं। मैंने डर के मारे अपने बैलों को तेज भगाया और उसे पीछे छोड़ दिया। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें शरीर पर पत्थरों की तरह चुभ रही थीं। अरे बाप रे, ये कैसी बारिश है? सुई की तरह शरीर में घुस रही है। कोहरा इतना बढ़ गया है कि अब सामने का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तभी बीच रास्ते में मुझे एक औरत खड़ी दिखी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने बैलगाड़ी रोक दी। बहन, इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को तुम अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें यहां डर नहीं लगता? रास्ता तो बहुत ही डरावना है। डर तो लग रहा है बाबूजी। पास के गांव अपने मायके जा रही थी, पर अचानक इस बारिश ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बहुत बेबस हूँ। इतनी रात को पैदल जाना ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हें थोड़ी दूर आगे तक छोड़ दूं? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। भगवान आपका भला करेगा। मैं बस आगे तक ही जाऊंगी। जैसे ही वो औरत गाड़ी पर बैठी, मेरे तंदुरुस्त बैलों के पैर अचानक कांपने लगे। गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे उस पर अनाज नहीं बल्कि कोई पहाड़ रख दिया हो। अरे मेरे शेरों को क्या हो गया? गाड़ी रेंग क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे पहिए जमीन में धंस गए हों। इतना वजन तो पहले कभी नहीं लगा। बैल अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उनकी नसें फूल गई थीं। तभी उस औरत ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। बाबूजी, बारिश और तेज हो रही है। आगे मेरे पुरखों की एक पुरानी हवेली है। वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। वहां छत अभी भी सलामत है। तुम्हारी बात तो सही लग रही है। मेरे बैल भी अब और आगे नहीं चल पाएंगे,
पर ये हवेली, ये तो देखने में बहुत पुरानी और खंडहर लग रही है। बस वही है बाबूजी। सामने देखिए, वो बड़ा सा फाटक दिखाई दे रहा है ना, वहीं हमें पनाह मिल जाएगी जब तक बारिश थोड़ी थमती नहीं। हम उस हवेली के पास पहुंचे जो मौत के द्वार जैसी लग रही थी। चारों तरफ चमगादड़ मंडरा रहे थे और पुराने झाड़ झंखाड़ ने उसे बुरी तरह घेर रखा था। बहन,